गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नाइन्थ का एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, तब हम लोग लेसन पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें ये दो वर्ड है, एक है आपका पॉली और दूसरा क्या है, नोमियल। यानी ये दो वर्ड के मिलने से बना है पॉली और नोमियल। तो पॉली मीन्स होता है मेनी, ये तो सभी आप लोग जानते हैं, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स क्या हो गया, टर्म, यानी बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल का अर्थ क्या हो गया, बहुत सारे टर्म। तो अब फिर ये सवाल लगता है कि टर्म किसको कहेंगे। तो जब हम टर्म जान जाएंगे तो पॉलिनोमियल भी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि बहुत सारे टर्म का जो ग्रुप होगा उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, या उसके कॉम्बिनेशन को कहेंगे पॉलिनोमियल। तो टर्म को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले बुक सबके सामने रखिएगा, उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, वो आते जा रहा है, और जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे उसी तरह वे सारे वर्ड वन बाय वन डिस्कस होते चले जाएंगे। जैसे देखिए, दिखा देते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद पढ़ना है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल के बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, इसी तरह वन बाय वन तब आ जाता है पॉलिनोमियल क्या है। इस तरह वन बाय वन जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म को हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पॉलिनोमियल मतलब पॉली मीन्स मेनी, या दो वर्ड के मिलने से बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म, यानी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म। बहुत सारे टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म। टर्म का मीनिंग क्या हो गया, तो पहले टर्म का अर्थ हम लोग समझ लें। तो देखिए, कोई भी टर्म में दो चीज़ें होती है। हम कोई भी टर्म लिखते हैं तो टर्म में दो चीज़ें होती है। पहली को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, जो अभी हम लोग बुक में दिखाया आपको, और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। कोई भी टर्म आप लिखिएगा तो उसमें एक टर्म कांस्टेंट आएगा और दूसरा आपका वेरिएबल आएगा। अब कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है, तो कांस्टेंट का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। कांस्टेंट मीन्स वह जिसका मान कभी चेंज नहीं हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर 2 लिखें तो 2 का मतलब तो केवल 2 ही ना होगा, 3 तो नहीं हो जाएगा, या 2.1 तो नहीं होगा, 4.1 तो नहीं होगा। यानी 2 क्या है, 2 इज ए कांस्टेंट टर्म। 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म। यानी जिसका अर्थ, जिसका से जो है वो चेंज नहीं हो, जिसका मीनिंग चेंज नहीं हो, जिसका कोई अर्थ चेंज नहीं हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे इसको हम समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, ये एक सर्कल बन गया आपके पास। ये उस सर्कल का सेंटर है, और इसको क्या बोलिएगा, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की बाउंड्री है, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी कहते हैं या पेरीमीटर भी कह सकते हैं। वैसे बेसिकली सर्कल के लिए हम लोग सर्कमफेरेंस वर्ड ही यूज करते हैं। अब इस सर्कमफेरेंस का लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ही लिखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या मिला, 2πr। तो यहाँ देखिए, 2 का मतलब तो एग्जैक्ट 2 ही है। 2 का मतलब 2 का वैल्यू जो है फिक्स हो गया। पाई का वैल्यू भी फिक्स है 22/7, लेकिन r का वैल्यू फिक्स है। r 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, r 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, r 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, r आपका 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी r का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। यानी एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दें तो इसका भी तो सर्कमफेरेंस 2πr ही ना होगा।
एक तीसरा सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिएगा, इसका भी सर्कमफेरेंस क्या लिखिएगा 2πr। तो इन सभी सर्कल में 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन r का वैल्यू क्या हो रहा है, हर सर्कल के लिए r का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी इसका मान बार बार बदल रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो यदि किसी का भी टर्म मीनिंग या अर्थ या उसका वैल्यू बार बार चेंज हो तो उसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। यानी यहाँ r जो रेडियस है वह क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, हर समय उसका वैल्यू कुछ अलग अलग होगा। कभी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब स्पष्ट हो गया कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं। क्लियर। इसको हम दूसरे ढंग से मैथमेटिक्स में जैसे आपके बुक में लिखा रहता है हमेशा, जैसे देखिए लिखा रहता है ना 2x, या क्या लिखा रहता है 2x², या लिखा रहता है -2x, या लिखा रहता है -3x²। इस तरह से लिखा रहता है, आपके बुक में बहुत सारे वर्ड मिले होंगे। तो यहाँ जो ये 2 है दैट इज कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल। x का मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। यहाँ ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, और ये x² क्या है, वेरिएबल है। ये -2 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। -3 क्या है, तो कांस्टेंट है, और x² क्या है, वेरिएबल है। तो टर्म समझ में आ गया आपको। टर्म बनने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल करके ही किसी भी टर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ जी ये टर्म है कि नहीं है। तो ये भी एक टर्म है। कैसा टर्म है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब कहिए कि सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है, जबकि आप बताए थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए। तो वेरिएबल इसमें भी है, जैसे देखिए वेरिएबल इसमें भी है, लेकिन वह वेरिएबल छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 = 4 × x⁴। इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है। 4 को हम 4 = 4 × x⁴ भी लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि x⁴ का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी 4 × 1 = 4। तो इसको भी तो हम एक टर्म कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और जो वेरिएबल है वह साइलेंट है, छुपा हुआ है। इसको इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे तब आराम से आपको दिखने लगेगा, तब तो आप इसको टर्म इजी वे में कह दीजिएगा। तो 2x² -2x -3x², 2x -4 +4 -3, दिज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्म। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टर्म के एग्जाम्पल्स हैं। अब तो हम समझते हैं कि टर्म क्या है, टर्म में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि टर्म किसको कहिएगा। ठीक है। टर्म जब समझ गए तो टर्म के बाद एक नया वर्ड है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब देखिए अगला बात है कि ध्यान दीजिएगा, जब तक कांस्टेंट और वेरिएबल में कन्फ्यूजन होगा तो फिर आगे सब कुछ में कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उस पर अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि जब ये से गड़बड़ होगा तो आगे वाला सब गलत होते चला जाएगा। और मैथ बनाना एक अलग चीज़ है कि हम मैथ बना लिए, मैथ बनाने से बनाने नहीं आएगा, बस वह एक केवल मैथ बनाने आ गया। इसलिए पहले हम ये समझ लें कि पोलिनोमियल क्या है। यदि पोलिनोमियल हम समझ गए और इस पोलिनोमियल में जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में समझ गए, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन पूछेगा, हर सवाल का जवाब आपके पास रहेगा। और यदि चैप्टर नहीं समझे रहिएगा तो क्या होगा, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हैं वही बना पाएंगे, जिसको आपने सॉल्व नहीं किया उसको नहीं बना पाइएगा। समझ की मैं बात आ रही है। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर समझना है, चैप्टर बनाना नहीं है। जो समझ गया हो तो चैप्टर को बना ही लेगा।
ठीक है, फिर से देख लीजिए पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड के मिलने से बना होता है। एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड क्या होता है, नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। यानी पॉलिनोमियल का है क्या है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म। अब सवाल है कि उनका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे जानकारी के लिए बता दें कि दिस टर्म्स आर ज्वाइंड बाय प्लस और माइनस। यानी ये टर्म जो होंगे वो प्लस और माइनस के द्वारा आपस में कॉम्बिनेशन इनका होते जाएगा। तो खैर ये आगे हम लोग देखेंगे ही। अभी हम लोग केवल ये समझ लें कि टर्म का मीनिंग क्या हुआ। तो जो टर्म है वह दो चीज़ों के मिलने से बना है। एक को कहते हैं कांस्टेंट और दूसरे को कहते हैं वेरिएबल। तो फिर अब हमारे साथ एक समस्या खड़ा हो गया कि अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। तो कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे हमने आपसे 2 कहा तो 2 का मतलब केवल 2 हो गया, 2.1 तो नहीं होगा। यदि हम आपसे 3 कहते हैं तो 3 का वैल्यू केवल 3 होगा, 3.5 या 3.4 या 7 नहीं हो सकता है। यदि हमने -4 कहा तो किसका वैल्यू केवल -4 होगा, -4.1 नहीं आप लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट का अर्थ आपने समझ गया। और वेरिएबल वह जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, उसको क्या कहिएगा, वेरिएबल। जैसे इसको स्पष्ट समझाने के लिए हम एक यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसका यदि हमको ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री का लेंथ है, इस बाउंड्री के लेंथ को कैलकुलेट करना है, दैट इज सर्कमफेरेंस। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, आप जानते हैं। तो यहाँ जो ये 2 है दैट इज कांस्टेंट टर्म। 2 का मतलब तो केवल 2 ही ना होगा, इसका वैल्यू आप 3 तो नहीं लिख सकते हैं, 3πr। और पाई का वैल्यू भी 22/7 है, ये भी फिक्स है, निश्चित है। लेकिन यहाँ जो आपने r लिखा, तो क्या r का वैल्यू निश्चित है? आप जो सर्कल ड्रॉ किए हैं वहाँ पर r 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वहाँ r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वहाँ r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। यानी जो r है दैट इज वेरिएबल, और ये जो 2 और पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब हम लोग के बुक में 2πr के सेंस में तो नहीं, मैथमेटिक्स बनाने के लिए जो टर्म यूज दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे 2x लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2x है, या 2x² मिला, या -2x दिया गया, या -3x² दिया गया। तो ये 2x में देखा आपने कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक 2 है और दूसरा क्या है, x है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 2 × x। यहाँ है 2x² यानी 2 × x² गुना -2 गुना 2x -3 × x²। तो ये जो 2 है या वहाँ 2 हो गया, या -2 हो गया, या -3 हो गया, दैट इज कांस्टेंट। यही क्या है, कांस्टेंट है। और ये x आया या x² आया या x या x² दिया, दैट इज वेरिएबल। यहाँ x का वैल्यू 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 के वैल्यू को आप चेंज नहीं करेंगे। तो यही हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्म। यही क्या है, टर्म है। यहाँ पर आप टर्म का एग्जाम्पल एक ये भी ले सकते हैं, -2xy, या आप ले सकते हैं -2xy² भी आप ले सकते हैं। लेकिन तब यहाँ जो वेरिएबल है, कई गो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल आ गए, यानी ये 2 वेरिएबल हो गया टर्म। 2x² यानी यहाँ एक x और एक y, 2 वेरिएबल टर्म है। लेकिन ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हमको जो सिलेबस है 10th क्लास का, इस 10th क्लास के सिलेबस में पॉलिनोमियल पढ़ना है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल पढ़ना है, ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल तो पढ़ना है लेकिन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल नहीं पढ़ना है। इसीलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल इन सबों को नहीं दिया था, या आपके बुक में भी एग्जाम्पल शायद नहीं होगा, ठीक है।
चूँकि सिलेबस केवल वन वेरिएबल को ही कहता है, इसलिए हम केवल वन वेरिएबल पोलिनोमियल की चर्चा ही यहाँ पर करेंगे। टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल की चर्चा नहीं करेंगे। आगे के क्लासेज में उसके बारे में देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया। अब यहाँ हम एक नया वर्ड फोर लिखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये टर्म है या नहीं है। तो ये बिल्कुल टर्म है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसे आप इसको टर्म कह रहे हैं? क्योंकि टर्म के लिए तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का होना जरूरी है, जबकि इसमें केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस हम फोर को 7 क्लास में आप एक्सपोनेंट पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी का भी पावर में यदि हम जीरो लगाते, जैसे 4 टू द पावर 0 इजकल टू 1, 5 टू द पावर 0 इजकल टू 1, x टू द पावर 0 इजकल टू 1, ये आप ऑलरेडी 7 क्लास में बताया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो हमने 4 लिखे या 4x0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि इसी 4 को हम इस ढंग से एक्सप्रेस करते हैं तो आप तुरंत कह दीजिए कि नहीं सर ये तो एक टर्म है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो 4 भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल जो है वह छुपा हुआ है। -3 इसको भी हम टर्म कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वह क्या है? साइलेंट है, छुपा हुआ है। समझ में आ गया? इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और ये सब कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि टर्म में कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। वैसे बुक में आपका डिफिनेशन दिया हुआ भी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो बुक में ध्यान दीजिए, बुक में सभी बच्चे बुक खोलकर अपना ध्यान रखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए लिखा हुआ है आपके बुक में, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कैसे? तो बाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो यहीं से समझ लीजिए, डिफिनेशन सुन लीजिए पहले। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अर्थात कांस्टेंट और वेरिएबल का वैसा कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का वैसा कॉम्बिनेशन जो प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, इंटू के द्वारा या डिवाइड के द्वारा जुड़े हुए हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का वैसा कॉम्बिनेशन जो प्लस, माइनस, इंटू या डिवीजन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल जो है उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसी के, और वह कॉम्बिनेशन कैसे बनाइएगा? तो वह कॉम्बिनेशन बनेगा प्लस के द्वारा बन सकता है, माइनस के द्वारा बन सकता है, मल्टीप्लाई के द्वारा बन सकता है या डिवाइड के द्वारा बन सकता है। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमने आपको अभी टर्म की बताई थी, तो यहाँ पर कुछ टर्म लिख दीजिए। जैसे क्या लिखे? 4x² - 3x लिखा हमने। अब इन तीनों टर्म को क्या कीजिए कि प्लस, माइनस, इंटू या डिवाइड किसी के द्वारा आप इसको कंबाइन कर दीजिए, कॉम्बिनेशन बनाइए। तो हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया? x² - 3x
4। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 टर्म। ये जो हमने यहाँ पर 3 टर्म लिखा है, इसी 3 टर्म का हमने क्या बनाया, एक कॉम्बिनेशन बनाया। कैसे, तब प्लस और माइनस के साइन का उपयोग करके। तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही जो कॉम्बिनेशन बना है हमारा, इसी कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब कुछ समझ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल हम और दे देते हैं ताकि और बेहतर ढंग से आप समझ जाइए। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया आपको, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने आपसे कहा है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यह क्या है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है। और वह कॉम्बिनेशन आपको बनाना कैसे है, तो वह कॉम्बिनेशन बनाना है प्लस के चिन्ह के द्वारा, या माइनस के साइन के द्वारा, या इंटू या डिवाइड के द्वारा। इन्हीं चारों का उपयोग करके आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से जो आपको समझ में आए, कोई 3, 4, 5 टर्म लिख दिए, क्योंकि टर्म अब लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने कहा, एक टर्म लिख दिया -4x³, फिर दूसरा टर्म हो गया 2x, तीसरा टर्म हो गया 2x², चौथा टर्म हो गया -4/3। इस तरह हमने 4 टर्म लिए और आप हमसे कहा गया कि अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार कीजिए। तो ये जो चारों टर्म है, इसको हमने क्या किया, कंबाइन किया, मिला दिया। और जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद देखिए, -4x³ प्लस 2x² प्लस 2x -4/3, ये हमने कंबाइन कर दिया चारों को। तो चारों को कंबाइन करने के बाद जो हमको एक्सप्रेशन मिला, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ तक कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम लिख दें और पूछें कि बताओ जी इसमें कितने टर्म हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा। जैसे एक लिख करके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे यहाँ पर एक टर्म दिया x⁻6 - 8, ये x⁻6 - 8 लिखा हमने। अब आपसे पूछे हुए हैं कि बताओ जी इसमें कितने टर्म हैं। ये x⁻6 - 8 में हाउ मेनी टर्म, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, और ये दोनों टर्म माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देयर आर 2 टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म है। या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म, पोलिनोमियल मत कहिए अभी, क्योंकि पोलिनोमियल तो अभी हमने बताया ही नहीं है। इस एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो 2 टर्म है। पहला टर्म है x⁻6 और दूसरा टर्म है -8। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहा। क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो जितना बार देख सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देखिएगा उतना बार प्रॉब्लम स्पष्ट होते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टर्म है क्या पढ़ना, पॉलिनोमियल। अगला टर्म क्या है, पॉलिनोमियल। तो अब देखिए पॉलिनोमियल क्या है। टर्म और वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहते हैं। आइए, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो आप बताने की अब हमें जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं तो अभी हम आपको समझा दिए। तो ये तो एक खास प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो एक विशेष प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो वह स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में हम देखें। तो पॉलिनोमियल बुक से देखिए पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना।
पोलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है, तो फॉर्म है आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1b1, इसको a2 कर दे, a0 a1 a2 a3 x q, ठीक है, प्लस 1 अप टू an x टू द पावर n। कहने का मतलब कि n टर्म तक इसको लेकर जाना, जहां तक आप लेकर जाना चाहें जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल, यानी इस प्रकार का जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें a और x दो चीज़ों का यूज हो रहा है, तो a और x क्या है इसको हम लोग समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। यानी पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है, तो यदि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस पैटर्न पर लिखा गया तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस रूप में लिखा जाता है तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक नए वर्ड पोलिनोमियल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आई है, एक a है और दूसरा क्या है, x है। ठीक है, और तीसरा क्या है, n पावर जो हम दे रहे हैं। ये तीन चीज़ों का हम लोग को देखना है कि a0 या a1 या a2 या so on अप टू n ये क्या है, यह है ना। देखिए यहाँ पर a0 a1 a2 a3 ये सब या अप टू an तक ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, तो दैट इज रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर किसी को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि रियल नंबर क्या है, आप सभी जानते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं उन सभी को के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। यानी ये जो है पहला जो टर्म होगा वह क्या होगा, रियल नंबर होगा। एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये भी आप जानते हैं कि x क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ x का पावर देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 1 अंडरस्टूड है कि पावर 1 होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये कहाँ तक चला जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो nth टर्म तक जाएगा ये क्या होगा, n क्या है, तो n यहीं पर मेन ध्यान देना है कि ये n कहाँ तक जाएगा, तो n वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबसे मेन पॉइंट है ये आपका n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी को बेसिकली हम पर ध्यान देना है। यदि ये समझ गए तो समझिए पोलिनोमियल आपको समझ में आ गया। a क्या है, a0 a1 a2 दैट इज रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर क्या हो सकता है, तो देखिए रियल नंबर क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। निगेटिव में जाइए तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है। फ्रैक्शन में यदि हम जाते हैं तो 2/3 हो सकता है, -4/7 हो सकता है। इरेशनल नंबर में जाते हैं तो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है। दिज ऑल आर द रियल नंबर, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, इसका वैल्यू हमको समझ में आ गया कि इसके जगह पर हम कुछ भी ये पुट कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब उसके बाद हम ये जो पावर n है इसका अर्थ समझ लें कि ये n क्या है, तो इस n को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पहले इंटीजर जान लीजिए तो नॉन नेगेटिव ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने आप सभी को आता है। ये क्या है, एक नंबर लाइन है। यहाँ ये बीच में हमने 0 दे दिया, 1 2 3 4,
1 2 3 4, इधर दीजिए -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो इनको क्या कर लिएगा, दैट इज इंटीजर। ये सब क्या है, इंटीजर है। ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब जीरो के संदर्भ में कन्फ्यूजन है कि जीरो को क्या कहिएगा। तो जीरो को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में भी रख सकते हैं, जीरो को निगेटिव इंटीजर में भी रख सकते हैं। स्पष्ट हो गया। ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। और जीरो को दोनों कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं या निगेटिव इंटीजर भी इसको कहा जा सकता है। स्पष्ट है। तो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नाम से स्पष्ट है, वैसा इंटीजर, वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो, वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो। तो देखिए इसमें सर्च कीजिए कि कौन कौन ऐसे इंटीजर है जो निगेटिव नहीं है। ये निगेटिव है, ये भी इंटीजर निगेटिव है, इसी तरह ये आगे बढ़ते चले जाना है। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसको अभी छोड़ दीजिए। ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर इसको कह सकते हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा इंटीजर जो निगेटिव न हो, यानी पॉजिटिव हो। निगेटिव न हो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो। ठीक है। नॉन निगेटिव कहने का अर्थ यह हो गया कि वैसा इंटीजर जो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसमें जीरो को भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम इसको इस टर्म में पॉजिटिव इंटीजर न लिख करके लिखते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जब सब पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव इंटीजर भी तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं हो, जीरो छूट जाएगा। इसी जीरो को इंक्लूड करने के लिए हम इसको पॉजिटिव इंटीजर ना कह करके नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अभी आप समझ में आ गया कि ये निगेटिव इंटीजर है और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये बीच में जो जीरो है, तो जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं और निगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव, जीरो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। आप दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जा सकता है, निगेटिव इंटीजर भी कहा जा सकता है। समझ में आ गया। यानी n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -4 नहीं होगा। यानी x का जो आप पावर यहाँ पर लिखते हैं, n है, तो x का जो पावर लिखते हैं वह पावर क्या हो सकता है, वह पावर 0 हो सकता है, वह पावर 1 हो सकता है, वह पावर 2 हो सकता है, वह 3 हो सकता है, या और आगे तक जहाँ चले जाइए। लेकिन x का पावर यदि -2 लिख दीजिएगा तो ये गलत हो गया, x का पावर -2 नहीं होगा। नॉन निगेटिव का अर्थ समझ में आ गया, समझ गए। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि पोलिनोमियल सबको समझ में आ गया। ये पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म को इस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यही नोटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, बुक में आपके मेंशन भी है। यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस रूप में व्यक्त किया जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। स्पष्ट हो गया। यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। अब ये जो फॉर्म है इसमें दो वर्ड आए, दो तरह से हैं, एक है a0, a1, a2, दैट इज रियल नंबर, यानी कांस्टेंट टर्म कहिए इसको। जैसे बताए थे कि टर्म में दो बातें होती है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वह कांस्टेंट क्या होगा, तो दिस ऑल कांस्टेंट आर रियल नंबर। ये कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे। ये सभी जितने भी कांस्टेंट हैं ऑल आर रियल नंबर। ठीक है। अब x क्या है, तो x तो वेरिएबल है, ये आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें पावर लगा हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, n तक चला गया।
तो ये n क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू होगा क्या, n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। n क्या है, n एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब वैसा इंटीजर है जो निगेटिव नहीं हो, उस क्या बोलिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर के लिए हमने एक नंबर लाइन यहाँ बनाया है, ये 0 है, इधर +1 +2 +3 +4, इधर आपका -1 -2 -3 -4, ये एक नंबर लाइन हो गया। तो इस इंटीजर का मतलब ये सब इंटीजर्स हैं, लेकिन हमको कौन इंटीजर लेना है, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है। तो देखिए 4 निगेटिव है, नहीं है, 3 निगेटिव नहीं है, 2 निगेटिव नहीं है, 1 निगेटिव नहीं है। तो ये सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। यानी n का वैल्यू जो पावर है वह पावर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और आगे जहाँ तक बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात 0 के लिए। तो 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर माना जाता है। जो 0 है वह पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, दोनों इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, ये 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दोनों मान रहे हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, या निगेटिव इंटीजर रहता तो भी 0 को हम इंक्लूड करते। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार यदि किसी भी टर्म को हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखें। तो एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं पोलिनोमियल का, लेकिन इतना पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको हम हटा नहीं रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि पोलिनोमियल क्या है। तो यदि किसी भी टर्म को इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, जहाँ 0 A1 A2 ये सब रियल नंबर हैं और n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। n क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे रहे हैं, देखिए पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 7x² -4x + 3। या हमने दूसरा लिया पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू √3x³ + 5x² -3/4x -7। नेक्स्ट हमने ले लिया पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ -2x³ + 5x + √2। इस प्रकार और भी पोलिनोमियल भी हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिए, तो ये क्या है, ये एक टर्म है कि नहीं, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तीनों का कॉम्बिनेशन किया गया। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल है लेकिन वह छुपा हुआ है, पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ भी देखिए वही बात है, √3, तो √3 इज ए रियल नंबर। हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होगा वह रियल नंबर होगा। ठीक है, कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे ना। तो √3 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, -3/4 रियल नंबर है, -7 रियल नंबर है। ठीक है, और ये x वेरिएबल हो गया, इसका पावर n दिया हुआ है, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। तो देखिए 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, दोनों नॉन निगेटिव हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये सब क्या है, नॉन निगेटिव पावर दिए हुए, पावर जो है वह नॉन निगेटिव है। यहाँ भी आइए एग्जाम्पल में, तो x² - 2x, तो ये क्या हो गया, -2, यहाँ पर +4 या +√2। दीज आर द कांस्टेंट टर्म, यही क्या है, कांस्टेंट है, या इसको रियल नंबर भी आप बोल सकते हैं। वो जो कांस्टेंट होगा वह रियल नंबर होगा, और x क्या है, वेरिएबल है, और n का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1 है। तो जो n है, n का वैल्यू सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 4 इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, 3 भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, 1 भी क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। यानी ये इस एक्सप्रेशन को जो हम लिखे हैं, इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह सब किसके एग्जाम्पल हैं, पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो पोलिनोमियल हम लोग देख लिए, तो इसी से एक और चीज आता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या निकालने के लिए, डिग्री बहुत ही आसान है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे फाइंड कीजिएगा,
तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 10th क्लास में केवल वैसे ही 9th क्लास में केवल वैसे ही पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जो 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल को पढ़ना नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे सपोज करो कि 4x² प्लस 2xy माइनस 3 ये एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x के अलावा दूसरा एक वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल टर्म आ गए, इसलिए 2 वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में 1 वेरिएबल ही है, इसलिए हम केवल 1 वेरिएबल पर ही कंसंट्रेट रहेंगे, 2 वेरिएबल पर नहीं जाएंगे। स्पष्ट हो गया? क्योंकि डिग्री निकालने के लिए 2 वेरिएबल के लिए या 3 वेरिएबल के लिए अलग प्रोसेस है, हम लोग यहाँ केवल 1 वेरिएबल की ही बात करते हैं। क्लियर? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसी एग्जांपल में हम लोग ले लें, जैसे देखिए 7x² माइनस, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 7x² माइनस 4x प्लस 3, इसका हमको निकालना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है? x है, इसमें वेरिएबल x है, तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा, जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। एक और सेकेंड वाला भी देख लीजिए, क्या लिखे थे हम? √3x³ प्लस 5x² माइनस 3/4x माइनस 7, ये एक दूसरा पोलिनोमियल है ना पोलिनोमियल? तो ये क्या है? रियल नंबर यानी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल x है, x है, x क्या है? वेरिएबल है, चूंकि 1 वेरिएबल ही हमको पढ़ना है केवल। तो ये जो x है वेरिएबल मेरा क्या है? x है, तो x का मैक्सिमम पावर, जितने भी टर्म आपके पास है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म है। कितने टर्म है? तो 1 2 3 4, 4 टर्म के मिलने से एक एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो इन चारों टर्म में x का जो मैक्सिमम पावर होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इन चारों टर्म में x का सबसे अधिक पावर कहाँ है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार किसी भी पोलिनोमियल में बहुत ही आसानी से हम उसके डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे x⁻7 माइनस 1 लिया हमने, ले लिया, तो x⁻7 माइनस 1 लिए, तो इसमें कितने टर्म है? तो सर 2 टर्म है यहाँ पर, एक x⁻7 है और ये एक 1 है। तो डिग्री हमको किसका निकालना रहता है? जो वेरिएबल होता है, किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल की डिग्री निकलती है, ना कि तो उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा 1 तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल क्या है? x है, और x का मैक्सिमम पावर चूंकि एक ही है, तो मैक्सिमम मिनिमम जो ढूंढने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो x का पावर क्या है? 7, यानी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 7। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 7। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रकार हम कोई भी पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसका डिग्री भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने में कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्पष्ट हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, ऐसे लिखने के लिए तो जैसे मन वैसे लिख देंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल देखिए, -4x³ प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। फिर हमने लिखा +3x माइनस प्लस 7 माइनस 4x³। फिर हमने लिखा +7 माइनस 4x³ प्लस 3x। तो
इसको हम 3 तरीके से लिख रहे हैं, तो किसको सबसे बेस्ट मानेंगे, ये फर्स्ट वाला सही है कि सेकेंड वाला सही है या थर्ड वाला सही है। तो ये हमारे सामने एक कन्फ्यूजन हो गया कि जो इसको भी आप क्या इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको पोलिनोमियल नहीं कहिएगा, इसको सब तो पोलिनोमियल है, बिकॉज दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, ये टर्म का कॉम्बिनेशन है। तो एक ही चीज को कई तरीकों से लिखा जाता है, तो अब हमारे सामने एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन अच्छा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल बना दिया गया। क्या रूल बनाया गया कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे, जैसे इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टर्म है यहाँ पर, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे उन सबों की हम डिग्री फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है 3, यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया 0। अब तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है, तो सर सबसे ज़्यादा डिग्री 3 है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। तो इस पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना हो गया टर्म का, तो सर इसका डिग्री हो गया 1 और इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। तो जितने भी किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म दिए रहेंगे, यदि उन टर्म्स को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी टर्म इन्वॉल्व होंगे, यदि उन टर्म को हम उनके डिग्री के, टर्म को नहीं, टर्म के डिग्री को सजाना है, उस टर्म के डिग्री को यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, तो सजाने से हमें जो पोलिनोमियल का रूप प्राप्त होता है दैट इज स्टैंडर्ड पोलिनोमियल, उसी को हम स्टैंडर्ड पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3 है, तो ये नहीं है, सबसे पहले लिखाएगा, तो सबसे पहले हमने लिखा -4x³। उसके बाद वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे +3x। इसमें x की वैल्यू कितनी है तो 0 है, तो +7। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सजा दिया, पहले मैक्सिमम है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होते हैं उन सभी टर्म का हम क्या निकाल लेंगे डिग्री, और उस डिग्री को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिएगा। तो सजाने के बाद जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलग अलग टर्म्स आते हैं उन टर्म्स की डिग्री निकालने के बाद उसकी डिग्री के अनुसार यदि उन टर्म को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया जाता है तो इस प्रकार जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। स्पष्ट हो गया। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलग अलग टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उन टर्म की डिग्री फाइंड करते हैं और उनके डिग्री के अनुसार उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम सजा देंगे तो सजाने के पश्चात हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड पोलिनोमियल कहते हैं। स्पष्ट हो गया। तो कभी भी मैथ सॉल्व करने के पहले यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यहाँ तक कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, फिर से आ जाइए बुक पर वापस आइए। देखिए बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/x, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जी ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अब सोचिए आप कि इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन आपको हम ऑलरेडी बता चुके। अब उस डिफिनेशन पर इसको रख कर के देखेंगे कि क्या यह फुलफिल कर रहा है
यदि फुलफिल करेगा तो पोलिनोमियल होगा और यदि नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस एक्स इनवर्स 1 लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है, क्या है x, कुछ नहीं है तो इसके पहले तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा ही, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके पहले 1 होगा, ये फिक्स है कि 1 रहेगा, ये सब जगह साइलेंट है, छुपा हुआ रहता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया 1 और वेरिएबल क्या आ गया x, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ये तो रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ आइए, ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपको वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर कितना है -1। तो क्या -1 नॉन निगेटिव इंटीजर है? नहीं है, ये तो निगेटिव इंटीजर है -1। अभी चार्ट में हमने दिखाया था आपको कि n क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जब -1 एक निगेटिव इंटीजर है तो क्या इसको पोलिनोमियल कहिएगा? नहीं कहेंगे, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये नहीं कि f(x = x + 1/x) है और यस या नो में जवाब देना है तो यहाँ फट से यस नो लिख दीजिए, जवाब हो गया आंसर देख करके, ऐसा नहीं करना है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ये यहाँ स्पष्ट करके दिखाना है, और यदि है तो क्यों है ये भी आपको शो करके दिखाना है। तो हमने यहाँ शो किया आपको कि फंक्शन ऑफ x = x + 1/x, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, = x + x इनवर्स 1। अंडरस्टूड है कि यहाँ कुछ नहीं, पावर है तो 1 तो रहेगा ही। तो ये एक वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, और वेरिएबल टर्म का पावर कितना हो गया निगेटिव इंटीजर, जबकि क्वेश्चन में क्या था नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इस प्रकार इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है gx = √x - 3 है ना दिया हुआ। अब क्या करेंगे, x को लिख सकते हो x⁴ - 3। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तो सर वेरिएबल क्या है x है, और x का पावर कितना है तो 1/2 है। जबकि डिफिनेशन क्या कर रहा था कि ये जो n होगा, n क्या होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। तो पहली बात तो 1/2 इंटीजर ही नहीं है, तो पॉजिटिव निगेटिव का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। या नहीं भी इंटीजर समझ में आ रहा है तो ये नॉन निगेटिव है, मतलब क्या पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ तो पॉजिटिव तो है, सॉरी ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इंटीजर में क्या बताए थे 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये नहीं इंटीजर है, तो इट इज़ नॉट ए इंटीजर, यह इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर ही नहीं है तो क्या इसको पोलिनोमियल हम लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल और दे देते हैं जो बुक में ही आपका मेंशन है, पोलिनोमियल ऑफ x = x - 1 × x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई x दिया हुआ है, बाई x, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 × x - 3 × x इनवर्स 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा। तो अभी क्या बताए थे कि जो पावर होगा n होगा दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर, तो यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर तो नहीं रहा, इसलिए इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, यह पोलिनोमियल नहीं है। स्पष्ट हो गया ना। अब तो पोलिनोमियल को देखते देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि वह पोलिनोमियल है या नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद है, अब हम लोग लास्ट पर ही आ गए हैं, ज़्यादा नहीं है इसके बाद पढ़ना, बहुत कम बचा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म में पढ़ना है अगला है पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, हेडिंग यही है आपका, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ठीक है, इसी हेडिंग को देखना है। पोलिनोमियल तो पढ़ना ही है, किसका कैसा पढ़ना है, वेरियस डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो अलग अलग हो। तो यदि हम कोई भी पोलिनोमियल निकालते हैं,
कुछ भी पोलिनोमियल लिख दीजिए, जैसे 5x + 7, ठीक है, 2x² - 3x + 7, 2x³ - 4x² + 3x + 6 is 6, x⁴ - 3x³ + 2x² - 6। इस प्रकार हम 4 एग्जाम्पल दिए, ये चारों पोलिनोमियल हैं यहाँ, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं है। तो ये जो पोलिनोमियल है पहला 5x + 1, इसका डिग्री क्या होगा? इसमें वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है, इसमें भी कुछ नहीं है तो वेरिएबल x होगा यहाँ पर भी। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर जो x की डिग्री होगी वह 0 हो जाएगी। यानी इस पूरे पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम पावर 1 होगा, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। इसमें देख रहे हैं कि एक वेरिएबल यहाँ है, यहाँ भी है, तो वेरिएबल का पावर है 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 0, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इस इक्वेशन को हम लोग देखें, x⁴ एक 4x² + 3x, तो यहाँ जो वेरिएबल है x है, इसका पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो मैक्सिमम कितना है? 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 3। यहाँ भी देखिए जो नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पावर है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है? तो मैक्सिमम पावर है मेरा 4 है। तो जब मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। मैक्सिमम पावर आपका 4 है तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसकी डिग्री को हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलिएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। दोज पोलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलिएगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर हो गया? याद हो गया सभी को? पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। वेरी गुड। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे क्या बोलिएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ठीक है, QUA, क्वाड्रेटिक, उसको क्या बोलिएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 2 हो जाए। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? दोज पोलिनोमियल्स, वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। वैसा डिग्री तो सबको निकालने आता ही है, कोई भी पोलिनोमियल दिया रहेगा तो डिग्री निकाल लीजिएगा। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, तो उसको क्या बोलिएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। स्पष्ट हो गया? नेक्स्ट आइए, ये एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 4 हो, उसे क्या बोलिएगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। दोज पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। तो दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये तो याद करने की चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिए जाते हैं और आगे कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे आपको मैथमेटिक्स बनाने के लिए नहीं मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे। या आगे लेसन में जहाँ भी बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक क्वाड्रेटिक या लीनियर क्वाड्रेटिक या लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल वर्ड लिखा रहे, तो फिर अब वहाँ ये नहीं मैथ बताते समय फिर क्यूबिक पोलिनोमियल को समझाना पड़े। तो ये सारे टेक्निकल जो वर्ड्स हैं इसका मीनिंग समझ जाइए, और जैसे ही हम कह दें कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आप समझ आइए कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो। क्यूबिक पोलिनोमियल तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। लीनियर पोलिनोमियल मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। और इस प्रकार हम समझते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पहचानने में अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी पोलिनोमियल दिया रहेगा इस ढंग से और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्यूबिक कौन है, तो आसानी से पहचान लीजिएगा। पहले डिग्री निकालेंगे और उसके बाद पहचान लेंगे। क्वाड्रेटिक कौन है, लीनियर कौन है, आइडेंटिफाई हम लोग आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, अगला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी भी पॉलिनोमियल को पढ़े, लेकिन किस आधार पर, डिग्री के आधार पर। ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल के डिग्री के आधार पर ये सारा बंटवारा किया गया है। अब जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसका भी क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर। ठीक है, यानी अब जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म को बेस मान करके क्लासिफिकेशन किया गया। और इसके पहले जो पढ़े इसमें भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया, लेकिन किस ग्राउंड पर, तो उसके डिग्री के आधार पर, यानी अलग अलग क्लासिफिकेशन का बेस्ड है। तो दैट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर ये पॉलिनोमियल निकाला गया है। तो हम इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं, इसी को दोबारा लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। 5x + 7 2x स्क्वायर माइनस 3x + 7, ठीक है, 2x³ माइनस, ज़्यादा टाइप नहीं लेकर चलें, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 1 वाला ले लेते हैं। यही ले लीजिए, 7 4x 3x स्क्वायर एक्सेट्रा। बहुत सारा चीज़ लेने के लिए आपको जो मन करे सो ले सकते हैं। तो देखिए यह 5x + 7, अब पहले ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यस या नो में पहले जवाब देना है, पॉलिनोमियल पहचानने सबको आता है। तो 5x + 7 पॉलिनोमियल है या नहीं, तो है सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट दिया हुआ है ही। तो हम ये पहचान गए कि सर ये पॉलिनोमियल है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि पॉलिनोमियल है, अब बताइए कि इसमें हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म है। तो देखिए इसमें 1 और ये एक 1 2, यानी इसमें टर्म की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ये भी, अब इसको देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल है। अब यदि पॉलिनोमियल है, ये प्रूफ क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल है, तब काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म को। तो ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया, यानी टर्म की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3। ये -7 है, ये बताइए -7 पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखिए शुरू में हम बताए थे, अब पॉलिनोमियल कहिएगा ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4x क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है।
और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 है। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म एक ही हो गया। 3x² ये भी एक पोलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, एक ही सिंगल टर्म दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको जैसे मन करे वैसे पोलिनोमियल को लिख दीजिए, जैसे जो इच्छा करे, और पोलिनोमियल लिख देने के बाद उसमें नंबर ऑफ टर्म को गिनती करेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्म एक होगा, यदि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, एक होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म इज 1, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। यानी दोज पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, दोज पोलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, वैसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलिएगा, मोनोमियल। दोज टर्म्स हैविंग दोज पोलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल है। क्लियर। अब आइए, दोज पोलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म, वैसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म, वैसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, उसको क्या बोलिएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल, क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल। दोज पोलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म, वैसे पोलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या 2 हो, उसको पढ़ेंगे बाइनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या कितनी हो, 3 हो, वैसे पोलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या कितनी हो, 3 हो। जैसे ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, और ये कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। तो इसको क्या बोलिएगा, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। दोज पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, वैसे पोलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या कितनी है, 3, उसको क्या बोलिएगा, ट्राइनोमियल। इस प्रकार ये आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, केवल नाम याद रखिए, मोनो, बाई, ट्राई, इतना काफ़ी है। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं दिए जाते हैं। स्पष्ट हो गया, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ें, एकदम लास्ट पर हम लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या पढ़ना है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहिएगा, नाम ही से स्पष्ट है, वैसा पोलिनोमियल जो क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी जिसका मान नहीं बदले, यानी जिसमें वेरिएबल नहीं हो। जैसे 7 को क्या बोलिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। -4 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। पढ़िए, देखिए 7 पोलिनोमियल है कि नहीं, स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि 7 को हम पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि 7 = 7 × x⁻0। लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, इसलिए यह पोलिनोमियल है। उसी तरह -4 को भी लिखा जा सकता है, क्या, -4 × x⁻0, तो इसको भी पोलिनोमियल कहिएगा। तो जब ये पोलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल तो नहीं है, यानी वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई, 0। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 0, वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दोज पोलिनोमियल, वैसे पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 0 हो जाए, तो डिग्री 0 हो जाए तो उसको क्या बोलिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, क्या कहेंगे भाई, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाएगा। और लिख सकते हैं यहाँ पर -4/7 कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 3/4 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अब तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बहुत आसान है। और सबसे लास्ट में हमारा आ गया कांस्टेंट पोलिनोमियल के बाद 0 यहीं पर लिख देते हैं, अब अलग से क्या बताएं, 0 पोलिनोमियल। अगला क्या है मेरा, 0 पोलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलिएगा? जीरो। जीरो क्या है? दैट इज ए जीरो पोल, इसको रट जाइएगा। जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जीरो क्या कहलाता है? क्योंकि ये भी तो एक नंबर है, जैसे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल थी, इसको भी तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन ये एक स्पेशल केस हो गया, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम भी हम लोग दे दिए, जीरो। ठीक है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, लेकिन चूंकि स्पेशल केस है इसलिए इसका एक नेमिंग भी अलग आ गया, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, देखिए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, यानी जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, यानी ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से तो सब सेटिस्फाई करता है रूल को। तो जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। स्पष्ट हो गया? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? इस प्रकार हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से हम शॉर्ट में एक बार समरी बना तैयार कर देते हैं। समरी में देख लीजिए शुरू से। या शुरू से समरी क्या, फिर से वीडियो को ही दोबारा डबल प्ले कर देंगे, तो डबल प्ले कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका समरी तैयार हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसको आप कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखने से इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं वे सारे टर्म स्पष्ट हो जाएंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जब ये टर्म स्पष्ट हो जाएंगे तो इसके बाद जो भी लेसन्स आप बनाइएगा ईजिली आसानी से बनते चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हर क्वेश्चन को पूछिएगा बनाइएगा, पूछिएगा बनाइएगा, या की बुक से कहीं से देख कर उतार लेंगे, अपने से नहीं बनेगा। यदि पॉलिनोमियल पर कमांड करना है तो ये जो टॉपिक्स हम डील किए हैं इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो नेक्स्ट में हम लोग जब लाइव क्लास में आएंगे तो उस दौरान आप क्वेश्चन को एराइज कीजिएगा, फिर से हम आपको वहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्व पॉलिनोमियल का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।